हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे हम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर आपको बताएंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं। यहाँ पास आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ब्रसण में यानी टेस्टेज में। दूसरा ऑप्शन क्या है, अंडाशय या ओवरी में। तीसरा क्या है ऑप्शन, ब्रक में, ठीक है, या किडनी में। चौथा ऑप्शन क्या है, फेफड़ों में या लंग्स में। तो देखिए जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या सोमनीफेरस नलिकाएं होती है ये ब्रसण में होती है। कहाँ होती है, ये ब्रसण में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। ठीक है, यानी शुक्राणु जो होते हैं या स्पर्म का परिपक्वन या मैचुरेशन कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है, डिंब वाहिनी में। दूसरा ऑप्शन क्या है, एपिडिडाइमिस में। तीसरा ऑप्शन क्या है, योनि में। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है। ठीक है, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, सीलिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्लैजिला। तीसरा ऑप्शन क्या है, बेसल बॉडी। और चौथा ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो जो शुक्राणुओं की गति होती है या मूवमेंट होता है इसमें वो न्यूक्लियोसोम के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। ठीक है, जो ब्लास्टोस्पोर होता है वह कौन सी स्टेज में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कई सारी स्टेज, जैसे देखिए पहली स्टेज क्या, गैस्टुला स्टेज में। दूसरा क्या है, ब्लास्टुला में। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मोरुला में। और चौथा ऑप्शन क्या है, नेरुला में। तो देखिए जो ब्लास्टोस्पोर होता है वह केवल और केवल गैस्टुला स्टेज में बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। ठीक है, यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें पेरेंट सेल की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो अलैंगिक जनन है उसमें केवल और केवल जनकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ब्रक में या किडनी में। दूसरा ऑप्शन क्या है, अंडाशय में। तीसरा ऑप्शन क्या है, यकृत या लीवर में। और चौथा ऑप्शन क्या है, टेस्टिज या ब्रसण में। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, ब्रसण में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक दवाओं का कार्य क्या है। ठीक है, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती है ये बेसिकली क्या कार्य करती है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन तो क्या है कि निषेचन कराना। ठीक है, तो जो गर्भ निरोधक दवाएं हैं इसका कार्य क्या है, निषेचन कराना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अंडोत्सर्ग रोकना। ठीक है, अंडाशय में जो अंडोत्सर्ग होता है उसको रोकना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, उपर्युक्त दोनों, यानी कि निषेचन भी कराना और अंडोत्सर्ग भी रोकना। चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो गर्भ निरोधक होती हैं तो इन दवाओं का काम क्या होता है कि अंडाशय में जो अंडोत्सर्ग होता है तो उसको रोकती हैं। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग को रोकना किसका काम होता है, गर्भ निरोधक दवाओं का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है तो उसका कंट्रोल किसके प्रभाव से होता है। देखिए यहाँ पे चार हार्मोन्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए पहला हार्मोन्स क्या है, एडीएच हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा क्या है, एलएच या लेक्टेनाइजिंग हार्मोन्स। तीसरा क्या है, एफएसएच फॉल्टिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और चौथा क्या है, एसटी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, तो देखिए जो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है इसका कंट्रोल जो है एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो शुक्र जनन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, एफएसएच हार्मोन्स के कारण नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, देखिए जो मनुष्यों में जो यदि हम बात करें खासकर फीमेल्स में जो 28वें दिन में जो अंडाशय चक्र होता है उसमें अंडोत्सर्ग जो होता है वो कितने दिन में होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, पहले दिन में ही होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5वें दिन होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 14वें दिन। और चौथा ऑप्शन क्या है, 28वें दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14वें दिन। ठीक है, तो मनुष्य में जो ओवरऑल यदि फीमेल की बात करें तो 28वें दिन में जो अंडाशय चक्र होता है उसमें अंडोत्सर्ग जो है वो प्रत्येक 14वें दिन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अंडाशय में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रसण में। तीसरा ऑप्शन क्या है, ब्रक में। और चौथा ऑप्शन क्या है, यकृत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में। ठीक है, तो अंडाशय में क्या पाया जाता है, कार्पस ल्यूटियम पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि मानव गर्भावस्था होती है, ठीक है, मानव में जो गर्भावस्था होती है, ठीक है, तो वो मानव में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 200 दिन की, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 150 दिन की, तीसरा ऑप्शन क्या है 280 दिन की और चौथा ऑप्शन क्या है 180 दिन की, ठीक है। तो जो मानव में गर्भावस्था होती है वो 280 दिन की होती है, ठीक है, यह लगभग 40 सप्ताह की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एमनियॉन का कार्य है, ठीक है। जो एमनियॉन होता है, तो एमनियॉन बेसिकली एक प्रकार का लिक्विड या तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जो भ्रूण में बेसिकली क्या करता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्या, पोषण देता है भ्रूण को, दूसरा ऑप्शन क्या है, बाह्य आघातों से सुरक्षा देता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, श्वसन में सहायता करता है, चौथा ऑप्शन क्या है, उत्सर्जन या एक्सक्रीजन में सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए जो एमनियॉन होता है, तो एमनियॉन का कार्य बेसिकली क्या होता है, यह भ्रूण को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो एमनियॉन का कार्य क्या होता है, आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है, यानी किन किन जानवरों के यहाँ पे जो वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं, वो उदर गुहा में ही रहते हैं, वो उदर गुहा के बाहर नहीं उतर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है, व्हेल मछली, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉल्फिन, तीसरा क्या है, हाथी और चौथा ऑप्शन है क्या, ये सभी, ठीक है। तो देखिए इनमें से व्हेल मछली, हाथी, डॉल्फिन, इन सभी के जो वृषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में जो निषेचन होता है वह कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मनुष्य में यदि हम बात करें जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है, गर्भाशय में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, योनि में, ठीक है, या वजाइना में, तीसरा ऑप्शन क्या है, फैलोपियन नाल में, और चौथा क्या है, अंडाशय में। तो देखिए जो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, यानी जो अंडवाहिनी नलिका होती है या फैलोपियन नाल में होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण में श्वसन का कार्य बेसिकली किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो भ्रूण में जो श्वसन का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, उल्ब के द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्या है, जरायु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है, अपरा पोषिका, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पीत कोश के द्वारा। तो देखिए जो भ्रूण में श्वसन का कार्य होता है वो बेसिकली अपरा पोषिका के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आद्य या जिसको हम प्राथमिक कोशिका कहते हैं, ठीक है, तो आद्य या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, ठीक है। तो आद्य या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है, बहुगुणित होती है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगुणित होती है, तीसरा ऑप्शन क्या है, द्विगुणित होती है, और चौथा ऑप्शन क्या है, असुगुणित होती है, ठीक है। तो जो आद्य प्राथमिक कोशिका होती है वो हमेशा और हमेशा 2 गुणित होती है, यानी 2n होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, हमेशा द्विगुणित होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में जो भ्रूणी झिल्लियों की संख्या है वो कितनी होती है, ठीक है। तो मनुष्य में जो भ्रूणी झिल्ली होती है, तो मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन क्या है, 0 या 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 प्राथमिक अंडाणु कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए चूंकि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिकाओं से एक अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पे 100 प्राथमिक अंडाणु कोशिका है, तो 100 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से यहाँ पे 100 अंडाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुलेरियन नलिका है, ठीक है। तो मुलेरियन नलिका बेसिकली क्या होती है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या, अंडवाहिनी नलिका होती है, दूसरा क्या, शुक्रवाहिनी या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, तीसरा ऑप्शन क्या, मूत्र मार्ग होती है, और चौथा क्या, ब्रक नलिका, ठीक है। तो देखिए जो मुलेरियन नलिका होती है ये बेसिकली कैसी होती है, अंडवाहिनी नलिका होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय बनते हैं, ठीक है। तो एक अंडाणु जो होता है यानी एक ओवम के निर्माण में कितने ध्रुवीय यानी जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक अंडाणु के निर्माण से कितने ध्रुवीय बनते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि 3 पोलर बॉडी बनते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है 2, तीसरा ऑप्शन क्या है 4 और चौथा ऑप्शन क्या है 8, ठीक है। तो देखिए जो एक पोलर बॉडी है, ठीक है, तो जो एक अंडाणु है उसके निर्माण में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, 3 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।